अभी तक हमने पेयरवाइज टेस्टिंग को ऑर्थोगोनल अरेज के ज़रिए करके देखा था। ऑर्थोगोनल अरेज आर नॉट द ओनली वे टू परफॉर्म पेयरवाइज टेस्टिंग। हमारे पास एक ऑल पेयर्स एल्गोरिथम भी है जो कि ऑर्थोगोनल अरेज का इस्तेमाल किए बगैर वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशंस के पेयर्स जो है वो बना देता है। ऑल पेयर एल्गोरिथम्स जो होते हैं वो विदाउट यूजिंग ऑर्थोगोनल अरेज वेरिएबल्स के पेयर की कॉम्बिनेशन जनरेट कर देते हैं। जिस तरह से हमें ऑर्थोगोनल अरे का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी सारी सपोर्ट अवेलेबल थी, पहले से बनी बनाई अरेज मिल जाती हैं। यहाँ पर भी हमें काफ़ी सपोर्ट अवेलेबल होती है ऑल पेयर इस्तेमाल करते हुए भी। हमें बने बनाए कोड मिल जाएंगे, टूल्स मिल जाएंगे जो फ्रीली अवेलेबल भी होंगे। उनको हम इस्तेमाल करते हुए ऑल पेयर्स एल्गोरिथम को इस्तेमाल कर सकते हैं, को चला सकते हैं और पेयर वाइज टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इधर मैंने एक तो स्नैपशॉट्स दिए हुए, स्क्रीनशॉट्स दिए हुए। जो पहला लिंक है wiki.cgi वाला वॉर्ड कनिंघम की तरफ से, वो उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ऑल पेयर्स नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने हमें सपोर्ट दी हुई है। बिल्कुल इस तरह से जो दूसरा satisfix.com के ऊपर टूल अवेलेबल है, हमें उसमें से ऑल पेयर से टूल है, उसकी भी हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। वी कैन एक्चुअली यूज दिस टूल। इसी तरह से हमें एक पूरी लिस्ट ऑफ टूल्स मिल जाएगी। ये जो आखिरी हमें यूआरएल दिया गया है, यहाँ पर एक पूरी लिस्ट ऑफ टूल्स अवेलेबल है जो हमारी सपोर्ट कर सकती है इन एग्जीक्यूटिंग या इन परफॉर्मिंग पेयर वाइज टेस्टिंग। ज़रा सा देख लेते हैं कि ऑल पेयर एल्गोरिथम को इस्तेमाल करके हमें किस तरह के टेस्ट केसेस मिलेंगे और अब उसके साथ फिर हम आगे क्या कर सकते हैं उन टेस्ट। हम अपनी वही एग्जांपल जो कुछ देर पहले हमने की थी उसी को देखते हैं कि इस एग्जांपल के लिए हमारे ऑल पेयर्स एल्गोरिथम ने इसकी एक पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन ने किस किस्म के टेस्ट केसेस जनरेट किए। ये है हमारा सेट ऑफ टेस्ट केसेस। उसके सिर्फ पहले 16 टेस्ट केसेस यहाँ पे दिखाए गए जो ऑल पेयर्स एल्गोरिथम को इस्तेमाल करने से आया। अगर हम देखें तो ये तकरीबन वही चीज़ें लग रही हैं हमें। IE5 का कॉम्बिनेशन है विंडोज़ 95 के साथ पहले टेस्ट केस के अंदर, फिर कोई प्लगइन इस्तेमाल नहीं हुआ, IIS सर्वर था और विंडोज़ NT OS था। यहाँ पर ऑल पेयर्स जनरेट हो चुके हैं। अगर मैं सारे टेस्ट केसेस बताना चाहूँ तो ये मेरा पूरा सेट ऑफ टेस्ट केसेस है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले 16 के बाद मजीद 32 टेस्ट केस लिखे गए हैं और ये हमारा यहाँ पर सेट मुकम्मल हो रहा है। एक जो बड़ा डिफरेंस ऑर्थोगोनल अरेज के साथ इस एल्गोरिथम का है वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पर हमें 48 टेस्ट केसेस नज़र आ रहे हैं, जबकि ऑर्थोगोनल अरे के अंदर हमारे पास कितने टेस्ट केसेस थे, 64। तो 64 की बजाय यहाँ पर 48 टेस्ट केसेस में हमने तमाम पेयर्स चेक कर लिए। ये हमने उसकी निस्बत रिलेटिवली कम टेस्ट केसेस इस्तेमाल किए और पेयर्स भी चेक कर लिए। ऑर्थोगोनल एरेज असल में बैलेंस्ड थी, उनकी एक प्रॉपर्टी थी कि वो बैलेंस्ड होती हैं। उस प्रॉपर्टी की वजह से ऑर्थोगोनल एरे के अंदर टेस्ट केसेस में ज़्यादा मिल रहे थे, क्योंकि वहाँ पर अगर एक कॉम्बिनेशन, एक पेयर अगर एक से ज़्यादा मरतबा रिपीट हो गया तो उसको तमाम पेयर्स बार बार रिपीट करने थे ऑर्थोगोनल एरे को, क्योंकि उसने बैलेंस्ड रहना था। यहाँ पर ऐसी कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, जिसकी वजह से कम नंबर ऑफ टेस्ट केस में भी तमाम के तमाम पेयर्स बन जाते हैं। एक और जो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क हम देख सकते हैं ऑर्थोगोनल एरेज के अंदर और ऑल पेयर्स के ज़रिए परफॉर्म किए डिज़ाइन किए गए टेस्ट केसेस के अंदर, वो ये है कि जो कॉम्बिनेशंस हैं जो एक एक रो में कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये कॉम्बिनेशंस ज़रूरी नहीं है कि ये वही कॉम्बिनेशंस हों जो ऑर्थोगोनल एरे ने सेलेक्ट किए थे, क्योंकि हमें हमारा मकसद तो पेयर्स को देखना है कि तमाम वेरिएबल्स के आपस में पेयर्स चेक हो चुके हों। तो वो पेयर्स, ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो पेयर है उसका कॉम्बिनेशन बाकी 3 वेरिएबल्स के साथ या बाकी जितने भी वेरिएबल्स हमारे पास अवेलेबल हों, इस एग्जांपल में 3 है, उनके साथ वो एग्जैक्टली उनका भी वही कॉम्बिनेशन हो जो ऑर्थोगोनल एरे ने चूज़ किया। एक पेयर ऑफ वैल्यूज़, एक पेयर ऑफ कॉलम्स के साथ
रेस्ट ऑफ दी वैल्यूज़ का ज़रूरी नहीं कि सेम कॉम्बिनेशन इस्तेमाल हो रहा हो। तो ये एक हमारे दोनों टेस्ट सेट्स में फ़र्क आ सकता है, एक तो काउंट कम है, दूसरा ये वाला फ़र्क है। तीसरी हम कुछ चीज़ नोट कर रहे होंगे, यहाँ पे एक टिल्डा बार बार अपेयर हो रहा है, जैसे कि इधर भी टिल्डा आया हुआ रियल प्लेयर से पहले, इधर नन से पहले है, एंड बाकी कॉलम में भी नज़र आ रहा है टिल्डा। कि टिल्डा अगर आप नोट करें तो पहले कॉलम में नहीं है, और यही टिल्डा दूसरे कॉलम में भी नहीं है। पहले दो कॉलम में टिल्डा नहीं आ रहा, बाकी कॉलम में टिल्डा आ रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी एक वजह तो ये है, एक्चुअली इसकी वजह ये है कि हमारे जो वेरिएबल्स ज़्यादा मरतबा नहीं, ज़्यादा रेंज नहीं रखते थे, उनकी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, नंबर ऑफ़ चॉइसेस कम थी। तो जाहिर है ये जो 6 और 8, इन कॉलम 1 के अंदर हमारे 8 चॉइसेस थी और कॉलम 2 के अंदर हमारे पास 6 चॉइसेस थी। इन चॉइसेस को पूरा करते हुए, इनके पेयर्स बनाते हुए, बाकी तमाम के तमाम वेरिएबल्स जिनकी चॉइसेस 3 थी वो रिपीट होंगे ही। तो ये टिल्डा ये बता रहा है कि दिस वैल्यू डज नॉट मैटर कि ये वैल्यू क्या होगी, आपकी ये वैल्यू पहले टेस्ट हो चुकी है, इसका कॉम्बिनेशन पहले बन चुका है। फॉर एग्जांपल इस रियल प्लेयर वाली वैल्यू का कॉम्बिनेशन पहले यहाँ पर बन चुका है विंडोज़ 2000 के साथ, विंडोज़ 98 के साथ, विंडोज़ 95 के साथ, विंडोज़ NT के साथ, एंड विंडोज़ XP के साथ, और एक रह गया होगा विंडोज़ 95। विंडोज़ 95 हो चुका है, 98 भी हो चुका है, विंडोज़ मी के साथ। तो ये 6 कॉम्बिनेशंस इसके पहले बन चुके हैं। तो यहाँ पर ये टिल्डा इज ये डिनोट कर रहा है कि दिस वैल्यू इज दिस वैल्यू हैज़ कंप्लीटेड ऑल द कॉम्बिनेशंस, और ये एक एक्स्ट्रा मरतबा इस्तेमाल हुई है। तो ये बाकियों के साथ भी हमें नज़र आ रहा है कि यही चीज़, यही वजह होगी जिसके टिल्डा आ रहा है यहाँ पर। एक प्रॉब्लम जो हमें उधर आ रही थी अपने ऑर्थोगोनल एरे के टाइम पर, वो प्रॉब्लम यहाँ पर भी एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि एल्गोरिथम ने तो आंखें बंद करके हमें कॉम्बिनेशंस बना के दे देने, पेयर्स बना के दे देने। तो यहाँ पर भी वो वाला सिनेरियो एग्जिस्ट कर रहा है कि एक चीज़, एक ऐसा टेस्ट सेट आ गया है या एक ऐसा इनपुट सेट आ गया है जो शायद पॉसिबल ना हो हमारे वो वाली इन्वायरमेंट क्रिएट करना। तो IIS के जो लिनक्स पे होस्ट हुई हो, ये शायद हमारे लिए पॉसिबल ना हो क्रिएट करना। तो इस तरह की टेस्ट, एक और चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि जो टिल्डा आ रहा है बार बार, ये टिल्डा, ये तो पता चल गया कि किस, ये पॉइंट कर रहा है कि ये कॉम्बिनेशन पहले बन चुका है, मगर जहाँ पर टिल्डा आना था वहाँ पर यकीनन कोई ना कोई रिपीटेड एंट्री आएगी ना, नन की या रियल प्लेयर की या मीडिया प्लेयर की। उन रिपीटेड एंट्री में से किस तरह कोई एंट्री चूज होती है किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में। हमने देखा था ऑर्थोगोनल एरे के टाइम पर हमें इस तरह का मसला आया था। वहाँ पर जब एक्स्ट्रा एंट्रीज थी कॉलम्स के अंदर, तो उधर हमें मसला था कि हम इनको किस तरह से फिल इन करेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही प्रॉब्लम है कि जब तमाम कॉम्बिनेशंस किसी एक कॉलम में मुकम्मल हो चुके हैं, उनके पेयर्स बन चुके हैं, तो अब हम नई जगह पर क्या एंटर करेंगे। तो इसके भी वही टेक्निक्स बिल्कुल चलती हैं कि आप कोई भी वैल्यू रेंडमली चूज़ कर लें, या आप एक वैलिड वैल्यू लें और वो चूज़ कर लें, या कुछ और अप्रोचेज जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनमें से एक अप्रोच ये होती है कि जो वैल्यू अभी तक सबसे कम मरतबा इस्तेमाल हुई है उसको चूज़ कर लें। मिसाल के तौर पर कॉलम 3 में हो सकता है कि रियल प्लेयर सबसे कम मरतबा इस्तेमाल हुआ हो, तो फिर हम रियल प्लेयर इस्तेमाल करेंगे पहली वो एंट्री जहाँ पर टिल्डा आया है। या हो सकता है नन जो है वो सबसे कम मरतबा इस्तेमाल हुआ हो जब पहली एंट्री आई है टिल्डा की कॉलम 2 के अंदर, तो फिर वहाँ पर नन इस्तेमाल हो जाएगा। तो एक यानी जो लेस फ्रीक्वेंट होगा उसको वहाँ पे रख दिया जाएगा, और इस तरह से हम आहिस्ता 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 अपने तमाम के तमाम
पेयर वाइज टेस्टिंग की अगर हम अफादियत देखना चाहें या इफेक्टिवनेस कह लें वो देखना चाहें तो हमें कुछ स्टडीज से वो नज़र आती है। जैसे यहाँ पहला पॉइंट है जो कह रहा है कि जी पेयर वाइज टेस्टिंग एम्प्लॉय करके हम 70% से 85% तक फॉल्ट्स पकड़ सकते हैं, और ये फॉल्ट्स हम रिलेटिवली स्मॉलर सेट ऑफ टेस्ट केसेस को इस्तेमाल करके पकड़ें। रिलेटिवली स्मॉलर सेट देन व्हाट, इन जो हमारे टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस होते हैं उसमें से जो एक पेयर वाइज टेस्टिंग का जो सेट है वो कोई 20% 15% टेस्ट केसेस बनते हैं। तो आपने इतने कम टेस्ट केसेस इस्तेमाल करके 70 to 85% ऑफ द फॉल्ट्स पकड़ लिए हुए पकड़े जा सकते हैं थ्रू पेयर वाइज टेस्टिंग। यानी जो फॉल्ट्स बाकी 80 to 85% ने पकड़ने थे वो कोई 15 से 30% फॉल्ट्स होंगे, और बाकी फॉल्ट्स ये छोटा सेट ऑफ टेस्ट केसेस है ये पकड़ लेगा। सिमिलरली पेयर वाइज टेस्टिंग एक स्टडी के मुताबिक इसने कम एफर्ट ली टेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, और 28% ज़्यादा डिफेक्ट्स पकड़े एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल सेट ऑफ 1500 टेस्ट केसेस। जो 1500 टेस्ट केसेस की निस्बत यहाँ पर एक और जो छोटा टेस्ट केस है पेयर वाइज टेस्टिंग का, वो एक छोटा टेस्ट सेट था और इसको बनाने में टाइम भी कम लगा, यानी एफर्ट भी कम लगी, 50% कम एफर्ट लगी। लेकिन इस सेट ने 28% ज़्यादा फॉल्ट्स पकड़ लिए। फिर एक और स्टडी बताती है कि 15 ईयर्स ऑफ डिफेक्ट डेटा जो स्टडी किया गया ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, उसको स्टडी करके पता ही चला कि इस 15 साल के डेटा में से जो डिफेक्ट रिपोर्ट हुए नज़र आ रहे हैं उनमें से 98% फॉल्ट्स तो पेयर वाइज टेस्टिंग अगर परफॉर्म की जाती तो पकड़े जाते थे। ये स्टडी से पता चल रहा है हमें कि पेयर वाइज टेस्टिंग काफ़ी तरह के फॉल्ट्स पकड़ लेती है जो शायद बाकी टेस्टिंग टेक्निक्स हमारी नहीं पकड़ पा रही होती। सिमिलरली मोजिला फायरफॉक्स पर भी कुछ इस किस्म की स्टडी हुई है जिसमें बताया गया है कि जी 76% ऑफ द रिपोर्टेड डिफेक्ट्स रिपोर्टेड एरर्स could be uncovered by employing pairwise testing। ये सिर्फ pairwise testing कर ली जाती तो ये जो लोगों ने इतने अरसे में 76% जो डिफेक्ट्स रिपोर्ट किए हुए उसका 76% could have been detected very early, very very early। तो इससे नज़र ये आता है कि कितनी फ़ायदेमंद या इफ़ेक्टिव चीज़ है पेयरवाइज टेस्टिंग। पेयरवाइज टेस्टिंग के अंदर हमने ऑल पेयर्स को देखा था, तो ऑल पेयर्स एल्गोरिथम जो है इट हैज़ बीन ऑब्जर्व कि इसकी कोड कवरेज बेहतर होती है, इससे बने हुए टेस्ट केसेस की कोड कवरेज बेहतर होती है। इसको कंपेयर किया गया एक पूरे टेस्ट सूट में से 300 रैंडमली सिलेक्टेड टेस्ट के साथ जिसमें पेयर वाइज टेस्टिंग वाले टेस्ट केसेस मौजूद नहीं थे। जब इसको 300 रैंडमली सिलेक्टेड टेस्ट केसेस के साथ कंपेयर किया गया तो उन टेस्ट केसेस ने तकरीबन 55% डिसीजन कवरेज थी। जब उन टेस्ट केस को चलाया गया आखिर में तमाम टेस्ट केसेस चल जाने के बाद पता चला कि जी 58% डिसीजन कवरेज सिर्फ हुई है। जबकि ऑल पेयर से बनाए गए टेस्ट केसेस में से अगर हमने 200 वो वाले जो टेस्ट केसेस वो टोटल 200 हैं, तो इन टेस्ट केसेस ने एक्चुअली 85% डिसीजन कवरेज की, यानी 300 रैंडमली सिलेक्टेड टेस्ट केसेस अदर देन ऑल पेयर्स हमने हमारा जो डिसीजन कवरेज है वो 85% रहा, जबकि तमाम के तमाम टेस्ट केसेस को अगर इस्तेमाल किया जाए तो डिसीजन कवरेज काफ़ी कम थी। जो तमाम के तमाम टेस्ट केसेस अदर देन ऑल पेयर्स थे उसमें हमारी डिसीजन कवरेज काफ़ी कम आ रही थी। तो फिर ये भी स्टडी किया गया कि ऐसा क्या है कि पेयरवाइज टेस्टिंग काम करती है और बाकी टेस्टिंग उसके निस्बत कम डिफेक्ट्स पकड़ रहे होते हैं। तो उसमें देखा ही गया कि पेयरवाइज टेस्टिंग से डबल मोड फॉल्ट्स पकड़ने की ज़्यादा केपेबल है। सिंगल मोड फॉल्ट ये होता है कि एक मॉड्यूल है वो अपनी फंक्शनैलिटी सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वो गलत आ रही है, वो एक्टिविटी का आउटपुट गलत आ रही है, या वो आउटपुट है ही गलत, वो एक्टिविटी गलत तरीके से परफॉर्म की गई है। वो मॉड्यूल अपनी ही किसी वजह से नहीं चल रहा, अपनी ही किसी
गलती की वजह से कहना चाहिए, अपनी ही कहीं इम्प्लीमेंटेशन के अंदर गलती की वजह से वो नहीं चल रहा वो वाला एक पर्टिकुलर मॉड्यूल, तो इस सिनेरियो को हम कहते हैं ये सिंगल मोड फॉल्ट्स हैं, जहाँ पे इन सिंगल मोड फॉल्ट का मतलब क्या है कि एक मॉड्यूल है या एक फंक्शन है, वो खुद से सही काम कर रहा है और अपने काम करते करते अब किसी और को कॉल किए जाने के बजाय जो अपनी ही फंक्शनैलिटी है उसकी वहाँ पर कोई गलती निकला है तो हम लेंगे इसका सिंगल मोड फॉल्ट है। जबकि डबल मोड फॉल्ट में ये है कि जब किसी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल की पेयरिंग होती है किसी दूसरे मॉड्यूल के साथ, तो अब जो पेयरिंग के टाइम पर फॉल्ट्स आ सकते हैं, पेयरिंग के की वजह से जो फॉल्ट्स आ सकते हैं उनको हम कहते हैं डबल मोड फॉल्ट्स हैं। तो डबल मोड फॉल्ट्स में सादे तौर पे हमें हमें देखना ये होता है, या हम देख ही देंगे इस कॉम्बिनेशन को ट्राई करने के बाद अगर बीच में दो मॉड्यूल्स ऐसे इनकी पेयरिंग के अंदर कोई मसला आ रहा है तो वो फॉल्ट हमारा डबल मोड फॉल्ट कहलाएगा। और पेयर वाइज टेस्टिंग इज केपेबल ऑफ कैप्चरिंग या डिटेक्टिंग दोज। अब ऐसा नहीं है कि पेयर वाइज टेस्टिंग सारा कुछ ही कर देती है, और एक जैसे हमने शुरू में कहा था एक मैजिक नुमा चीज़ है जो कि बहुत से अच्छे काम कर देती है। पेयर वाइज टेस्टिंग के बारे में जो कुछ हमने अभी बात की, बस यही बात मेरे लिटरेचर में मिलती भी है। हमें कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिलती, हमें एम्पिरिकल एविडेंस नहीं मिलती। ये सब एक्सपीरियंस बेस्ड बातें हैं या लोगों के व्यूज़ हैं कि पेयर वाइज टेस्टिंग इतना अच्छा काम करती है। वैसे पेयर वाइज टेस्टिंग के बारे में हमें लिटरेचर में काफ़ी कम मिलता है, जिसका मतलब ये भी शायद हो सकता है कि लोग पेयर वाइज टेस्टिंग को इतनी सिग्निफिकेंस नहीं दे रहे होते। तो हमें इससे रिलेटेड एविडेंस लिटरेचर में काफ़ी कम मिलती है पेयर वाइज टेस्टिंग से रिलेटेड। लेकिन देखा ये क्या है कि पेयर वाइज टेस्टिंग काफ़ी सारे फॉल्ट्स पकड़ लेती है जो कि बाकी अदर टेस्टिंग अप्रोचेज जो हमने इस्तेमाल किए थे उनसे नहीं पकड़े जा रहे होते। अच्छा, ये जो पेयर वाइज टेस्टिंग है इसका एक और छोटा सा इशू है। एक तो वो जो टिल्डा के अंदर हमारे पास चॉइस आएगी ना कि हम टिल्डा को कैसे रिप्लेस करेंगे, या वहाँ पे यूजेबल वैल्यूज को कैसे रिप्लेस करेंगे ऑर्थोगोनल एरे के अंदर। दूसरे ये है कि ये जो भी कॉम्बिनेशंस हमें मिल रही हैं ऑर्थोगोनल एरे के ज़रिए या इसके ज़रिए ऑल पेयर्स एल्गोरिथम के ज़रिए, ये कॉम्बिनेशंस ज़रूरी नहीं है। यानी ये कहीं पे भी दोनों एल्गोरिथम्स ये नहीं कहते कि हम जो कॉम्बिनेशंस देंगे वो एक रिस्क सिनेरियो है या हाईली अकरिंग सिनेरियो है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज सिस्टम फंक्शन है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये वाले जो कॉम्बिनेशन होंगे ये इन चीज़ों को कहीं फोकस नहीं करते। तो अगर हमें पता हो पहले से कि कुछ हमारे रिस्की कॉम्बिनेशन होते हैं और उन कॉम्बिनेशन को हम चाह रहे हो कि ट्राई भी किया जाए, उनको टेस्ट भी किया जाए, तो फिर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि इन एडिशन टू द प्रोवाइडेड या टू द प्रिपेयर्ड टेस्ट केसेस थ्रू पेयर वाइज टेस्टिंग, हम मज़ीद टेस्ट केसेस भी ऐड कर लें। यानी वो कॉम्बिनेशंस जो नॉन है, वो कॉम्बिनेशंस जो हम कहते हैं कि ये कॉम्बिनेशंस हमने चलानी है, उन कॉम्बिनेशंस के अंदर कुछ टेस्ट केसेस अगर नहीं हैं जो हम चाहें कि टेस्ट किए जाएं, तो हमें एडिशनल टेस्ट केस फौरी तौर पर डाल लेने चाहिए। एक और चीज़ जो ऑल पेयर्स के टेस्ट केसेस के साथ मेंशन कर देनी चाहिए थी, वो हमारे स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ थी। यानी हमारे टेस्ट केस का स्ट्रक्चर क्या होगा। यहाँ पर हमारे टेस्ट केस का स्ट्रक्चर बिल्कुल जैसे हमारे ऑर्थोगोनल एरे में था, उसमें यहाँ पर एक्सपेक्टेड आउटपुट का कॉलम होना चाहिए। ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट का कॉलम होगा या एक्सपेक्टेड बिहेवियर का कॉलम होगा। और बिल्कुल ऑर्थोगोनल एरे की तरह हम यहाँ पे दो कॉलम्स और बना सकते हैं, जिनमें से एक कॉलम हमारा होगा एक्चुअल आउटपुट का और दूसरा कॉलम हमारा होगा रिजल्ट का। तो ये दो कॉलम्स होंगे ही होंगे, और एक फिर पर्पस के साथ भी हमें कोई पर्पस भी मेंशन करना है तो वो पर्पस भी हमारा हर टेस्ट केस के साथ आ रहा होगा। अब यहाँ पर आ रहा होगा एक्चुअली ब्राउज़र से पहले, यानी इनपुट डेटा से पहले कहीं टेस्ट केस कहीं इंटरेस्ट जो होगा वो मेंशन हो रहा होगा।
अच्छा, एक चीज़ नोट कीजिएगा, यहाँ पर हमारी कॉलम्स की तरतीब ज़रा सी मुख्तलिफ है। वहाँ जो ऑर्थोगोनल अरेज थी उसमें क्लाइंट ओएस वाला कॉलम तीसरा बनाया हुआ था हमने और प्लगइन वाला कॉलम दूसरा था। इधर पहले 8 वैल्यूज़ वाला कॉलम आया है, फिर 6 वैल्यूज़ वाला कॉलम आया है, और उसके बाद के जाके बाकी 3 वैल्यूज़ वाले कॉलम्स आ रहे हैं। ठीक है जी। तो इन कॉलम्स की तरतीब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमारा मकसद पूरा हो जाना चाहिए कि ऑल पेयर्स बन चुके हों, हर एक वेरिएबल का दूसरे के साथ एक पेयर बन चुका हो। ये ऑर्डर वैसे भी मैटर नहीं करता, और ख़ासतौर पे ऑल पेयर्स के केस में ये ऑर्डर जो होगा ये डिपेंड करेगा कि हम किस तरतीब में इनपुट दे रहे हैं अपने ऑल पेयर्स को। हम पहला कॉलम किसको कह रहे हैं, दूसरा कॉलम किसको कह रहे हैं, तीसरा कॉलम किसको कह रहे हैं। जिस तरतीब में हम इनपुट दे रहे होंगे उसी तरतीब में हमें इधर आउटपुट भी नज़र आ रही होगी, यानी प्रोग्राम के आउटपुट, जो ऑल पेयर्स एल्गोरिथम है उसके आउटपुट की बात कर रहा हूँ। आई वुड सजेस्ट कि मैंने आपको जो लिंक्स दिए हैं उन लिंक्स पर जाकर आप कुछ टूल्स की लिस्ट देख लें जो पेयर वाइज टेस्टिंग से रिलेटेड टूल्स हैं, और उनमें से कोई कुछ टूल्स को इस्तेमाल भी करके देख लें। कोई आपके आसानी के मुताबिक जो भी टूल अवेलेबल है वहाँ पर आपको कुछ जावा में लिखा हुआ कोड टूल आसान लगता है तो उसको एक्सप्लोर करके देख लें। आप कोई ना कोई बना बनाया ऑल पेयर्स एल्गोरिथम अगर बहुत सादा सी चीज़ करनी है तो उसको इस्तेमाल करके, उसको कॉपी करके उसको चला कर ज़रूर देख लें कि वो कैसे बिहेव करता है। उसके लिए आपको शायद कुछ इनपुट डेटा देना पड़ेगा। आप यही वाली एग्जांपल इनपुट डेटा के तौर पर दे सकते हैं, जिसमें आपको नंबर ऑफ़ कॉलम्स बताने होंगे। बस आपको समझना पड़ेगा कि जो एल्गोरिथम है ये इनपुट लेता किस तरह से है, यानी उसने इतनी सारी अरेज लेनी है या वो एक ख़ास फॉर्मेट की फ़ाइल में, बस CSV फाइल के अंदर वो वैल्यूज़ लेना चाह रहा है। वो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि वो CSV फाइल में ऐसी वैल्यूज़ ले कि वो कहे कि आप हमें सिर्फ और सिर्फ इतना बता दें कि कॉलम्स कितने हैं आपके, वो कॉलम्स आप सर्टन वैल्यूज पर फिल इन कर दिया करें, और हमें बस इतना बता दें, बाकी कॉम्बिनेशन हम बना ही देंगे। तो एल्गोरिथम्स के को ज़रा समझना पड़ेगा कि वो चल कैसे रहे हैं वो वाले एल्गोरिथम्स। बिल्कुल ऐसे ही आई वुड सजेस्ट कि ऑल पेयर्स का कोड डाउनलोड करके उस कोड को चलाने के साथ साथ आप कुछ ऑर्थोगोनल अरेज भी सर्च करें, और अपनी फॉर एग्जांपल आप अपनी कोई भी एक सॉफ्टवेयर ले लें जिसके अंदर आपको नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स नज़र आ रहे हो, या आप ये भी कर सकते हैं कि अपने मे बी फाइनल प्रोजेक्ट के अंदर देख लें इसमें कितने नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हैं, और उसके हिसाब से आप अपनी अपनी उसके हिसाब से आप अपनी नीड के मुताबिक ऑर्थोगोनल अरे चूज़ करें। तो एक लिस्ट में से आप ऑर्थोगोनल अरे चूज़ कर रहे हैं, कोई और किसी और जगह से किसी अरे को लोकेट कर रहे हैं, ये एक्टिविटी आपको कर लेनी चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि ऑर्थोगोनल अरे किस तरह से सिलेक्ट होने के बाद इस्तेमाल की जाती है, और ऑल पेयर्स एल्गोरिथम किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं।